दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का दोस्तों दूसरा लेक्चर आप सबको बताएंगे। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। दोस्तों देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, आप आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, मारियान एक तस्वीर थी दोस्तों, ठीक। जर्मनी की एक तस्वीर थी मारियान। जर्मनी कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। क्या है, मारियान और जर्मनी फ्रांसीसी और जर्मन राष्ट्र के लिए महिला रूपक थी। देखिए दोस्तों, उनका चित्र बनाया गया था, वह महिला थी, ठीक। चित्र बनाया गया था, महिला थी, ठीक, महिला थी। वे आदर्श जीवन की स्वतंत्रता तथा गणतंत्र के रूप में खड़े हुए थे। मतलब कि दोस्तों गणतंत्र मतलब कि उससे हमारे देश की पहचान बनी, जब फोटो लग गया, ठीक, पहचान बनी। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया था उसका महत्व इस तथ्यों में था कि जनता अपने प्रतीकात्मक अथवा अर्थ के साथ पहचान कर सके और अपने प्रतीक का पहचान कर सके। दोस्तों जैसे हमारे भारत में क्या है, झंडा हमारा है तिरंगा, ठीक, उसे क्या कहते हैं, जिसे पहचाना जा सके, प्रतीकात्मक, ठीक दोस्तों। अर्थ के साथ पहचान कर सके और इससे उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा रहे। दोस्तों राष्ट्रीय एक भावना मतलब राष्ट्रीय एक भावना क्या होती है, मतलब जानिए। जैसे दोस्तों हमारे प्रति झंडे से प्यार रहता है ना, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय के प्रति प्यार हो हम सब में, किसी से दोष दिल न हो, किसी से घृणा मत करो, ठीक दोस्तों। आगे, जर्मन एकीकरण प्रक्रिया का संक्षिप्त में पता लगाएं। से दोस्तों आएगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन देगा, ठीक। जर्मन एकीकरण की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त में पता लगाएं, ठीक है। तो आप सबको बताते हैं क्या कह रहा है। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया 1848 में उदारवादी मध्यम वर्गीय दोस्तों, जैसे कोई अमीर थोड़ा व्यक्ति हो और थोड़ा गरीब हो, उसे क्या कहते हैं, मध्यम वर्गीय। जिससे सिर्फ थोड़ा था मतलब मध्यम वर्ग, मतलब दोस्तों ना गरीब हो ना अमीर हो, उसी को क्या कहेंगे, मध्यम वर्ग, ठीक। जर्मनी की हार के बाद प्रोसिया द्वारा एक राज्य दोस्तों, प्रोसिया द्वारा रखी गई थी। 1848 में मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रोसिया के सेना की मदद से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया और नौकरशाही 7 वर्षों में प्रोसिया के ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़े। इस युद्ध का समापन प्रोसिया की जीत और जर्मन एकीकरण में हुआ। प्रोसिया में राजा विलियम मैको जनवरी 1871 में वर्ष में जर्मन सम्राट की घोषणा की गई, ठीक दोस्तों। 1871 में वर्ष में जर्मन सम्राट घोषित किया गया, ठीक दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन क्या है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। नेपोलियन दोस्तों आया था सन 2023 में, याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ठीक। नेपोलियन में प्रशासनीय व्यवस्था में उसके द्वारा शासित क्षेत्रों में अधिक कुशल बनाने के लिए कई बदलाव किए, मतलब कदम उठाए मतलब बदलाव किए। उन्होंने 1804 में
सिविल साहित्यिक तैयार किया, जिससे नेपोलियन ने साहित्यिकाए नाम से भी जाना जाता था। यह जन्म के आधार पर विशेष अधिकार के साथ दूर किया और कानून से समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार भी शामिल किया। नेपोलियन ने प्रशासनीय विभाजनों को छोड़कर समानता व्यवस्था को प्राप्त कर दिया और किसानों के मनुवादित मतलब उनका काम करना, बकाया राशि और अत्यधिक मुक्त कर दिया, मतलब जो कर लिए थे मुक्त कर दिया। परिवहन और संचार में भी सुधार किया। मतलब दोस्तों हम लोग को बता दें, आप समझिए नेपोलियन कब आया जान तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया, जो पहले सुधार था उसे हटा दिया और ये सबको इक्वल बना दिया। और जैसे किसी के पास 2 बीघा खेत है, किसी पर कोई खेत नहीं, उससे भी खेत चाहिए, उसे भी सबको खेत दिया है और सबको इक्वल बनाया। और आदान प्रदान क्या होता है, मतलब कि एक देश से सामान आना दूसरे देश में जाना, आदान प्रदान उसी को कहते हैं ना। आदान प्रदान हो और सबको इक्वल में रखे, किसी को घेरना ना करे, किसी को ना किया ना। उसके बाद फिर वो क्या किया, वह क्या जानते हो क्या किया, सबको इक्वल करने के बाद क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, कर सेंसरशिप मतलब क्या कहते हैं, टैक्स लगा दिया। ठीक दोस्तों, ऐसे आएगा व्याख्या करने पे। आगे उदारवादी की 1848 में क्रांति का क्या लाया जाता था और उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों क्या दिया, उदारवादियों ने 1848 ईस्वी में क्रांति यूरोप में गरीब, बेरोजगारी और भूखे किसानों और श्रमिकों की विद्रोह के साथ साथ शिक्षित मध्यम वर्ग द्वारा उठाए गए विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन को संदर्भित करती है। जबकि फ्रांस में जैसे देशों में 1848 में दौरान भोजन की कमी और व्यापक बेरोजगारी के कारण यूरोप में अन्य हिस्सों जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियालैंड, हंगरी साम्राज्य में लोकप्रिय विद्रोह हुए। उदारवादी मध्यम वर्ग के पुरुष और महिला एक साथ थे और सांसदीय सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्र राज्यों के निर्माता के लिए उनकी मांगों का आवाज दे दिया गया। उदाहरण के लिए चलो दोस्तों आगे बताते हैं क्या। उदाहरण के लिए जर्मनी में मध्यम वर्ग के बसेरों, व्यापारिकों और समृद्ध कार्यकारियों और युक्त विभिन्न राजनीतिक संघों में फ्रैंकफर्ट में एक सर्व जर्मन राष्ट्रीय जन समूह बनाई गई। इस फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया, जिसका नेतृत्व राजशाही के अधीन संसद ने किया था। और हालांकि इस तरह के उदारवादी आंदोलन को अत्यंत रूढ़िवादी ताकतों द्वारा दबा दिया गया, फिर भी पुराने आदेश को बहाल नहीं किया जा सका। सम्राटों के महसूस किया कि क्रांति में दमन के चक्रण केवल उदारवादी हैं। राष्ट्रीय क्रांतिकारियों ने रियायतों के देकर समाप्त किए जा सके। ठीक दोस्तों, मतलब समझिए आप सब हम बताते हैं। जो इतिहास का फैसला था ना, तो क्या हुआ जानते हो, क्रांतिकारी में मध्यम वर्ग बहुत अपूर्ण योगदान दिए। मध्यम वर्ग ही तो भारत को आज़ाद कराया। मध्यम वर्ग क्या थे, थोड़ा शिक्षित थे, तो उन्होंने कहा भैया हम क्यों गुलाम रहें। तब इन्होंने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। प्लान मतलब गुप्त संगठन बनाया। ठीक, संगठन मतलब 10 लोग को मिल जाए उसी को संगठन कहते हैं। 10 लोग को मिलाना संगठन कहलाता है ना। तो मिलाए, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। धीरे धीरे सबको यह बताने लगे कि भाई हम किसी के गुलाम रहे, क्यों हम खुल के नहीं जी सकते। तो धीरे धीरे ऐसे होने लगा। जब ज़्यादा दिक्कत हो गई, जब ढेर व्यक्ति हो गए, क्या हो गया, मध्यम वर्ग के साथी हो गए, तब क्या हुआ, राजा पर आक्रमण कर दिए और राजा को ख़त्म कर दिए वहाँ से। तो ऐसे भारत आज़ाद हो गया है दोस्तों। ठीक,
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।